इस पूरे मामले में प्रवीण जी आपके पास। प्रवीण जी, जो होना था वो तो हो गया। अब यहां से मेरे दूसरे सवाल की जो है वो रूपरेखा शुरू होती है। मुझे ये बताइए, लगातार एक के बाद एक, बार बार लगातार हार, कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? और मैं मान भी लेता हूं कि चलिए कि कुछ इसमें कुछ ज्यादा हो गया, कुछ साजिश हो गई, पर रास्ते तो हर बार कांग्रेस दे रही है ना। मुकेश मल्होत्रा का मामला हो, राजेंद्र भारती का मामला हो, बीना विधायक निर्मला सप्रे का मामला हो, ये तो खुद ही लोग, अपने लोग, ऐसा लग रहा है कि हिट विकेट हो रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं। तो कांग्रेस में आखिर आला कमान को क्या वक्त आ गया है कि इस पूरे मामले पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक मध्य प्रदेश से बड़ी तोहमतें पार्टी के ऊपर लग रही हैं? देखिए, जहाँ तक आपने स्ट्रिक्ट एक्शन की बात करी है, मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाने का फैसला मध्य प्रदेश के 2-3 बड़े नेताओं को या उनकी राय को दरकिनार करके स्ट्रिक्ट फैसला ही था। राहुल गांधी जी की बेहद करीबी और ईमानदार नेता के रूप में विख्यात मीनाक्षी नटराजन को जब टिकट दिया गया तो ये माना गया कि ये सीधे सीधे राहुल गांधी जी का फैसला है और इसको सभी को पालन करके जिताना है। तो यहीं से जो कांग्रेस की रार शुरू हुई कि मीनाक्षी जी पैराशूट से मध्य प्रदेश में आई, और उसके बाद से ही ये तय हुआ कि भाई विधानसभा में कुछ विधायक कांग्रेस के टूट जाएंगे। इस तरह की बातें चली और आप जानते हैं कि दोनों तरफ से उसको लेकर रस्साकशी हुई और फ्लाइट से बेंगलुरु ले जाने की नौबत आई, और ये बीजेपी खेमे से ये कहा गया कि भाई हमारे कुछ विधायक संपर्क में हैं। मतलब कहीं ना कहीं मीनाक्षी जी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की गुटी राजनीति है वो इस कदर हावी है कि ये जो बड़े नेता हैं, विशेषकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके रहते जितने अन्य नेता हैं वो न तो कभी फ्री होके काम कर पाते हैं और न कभी उनको सहमत कर पाते हैं। कभी एक को मनाओ तो दूसरा रुट जाता है, दूसरों को मनाओ तो तीसरा रुट जाता है, या फिर ये दोनों मिलकर जो प्रभारी हैं उनको आसानी से काम नहीं करने देते हैं। हम मध्य प्रदेश में कई सारे प्रभारी देखे हमने कांग्रेस के, जिन्हें कहीं ना कहीं इन 2-3 बड़े नेताओं के कारण असहजता लगती है। तो बड़े नेताओं का जो कुनबा है वही इस समय जो खुद का बाहर ही नहीं ढो पा रही कांग्रेस, ये कह सकते हैं हम। इतने वजनदार और प्रभावी नेता हैं कि एक को मनाते हैं तो दूसरा रुट जाता है। अभी अजय सिंह नाराज थे, दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी की अनबन हो गई, फिर उमर सिंगार और जीतू पटवारी की तू में के वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी लगातार 23 में हार, 24 में हार, उसके बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में हमेशा नाकामयाब रह जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाती है। वो इसलिए उठाती है कि वो हमेशा सजग रहते हैं, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो हमेशा संगठित रहते हैं। तो ये सीन है। ठीक है, मैं वापस आता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी, देखिए, बहुत बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में जितने चुनाव होते हैं उतने कहीं नहीं होते। हम तो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत से लेकर के और सांसद, राज्यसभा सांसद, अपर हाउस तक चुनाव करते हैं, और मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी कोई तकनीकी मामला फंसता है तो नियमों को लेकर हमें आपको तकलीफ देनी पड़ती है, आपसे समय मांगना पड़ता है कि संजय जी आज फिर आना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। तो मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या जानबूझ करके इस देश में चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को इतना जटिल रखा गया है कि अब तक हम नहीं समझ पाए? क्योंकि इस देश में आप बताइए, चुनाव के अलावा होता क्या है? हर दूसरे तीसरे महीने तो चुनाव हो रहे हैं, और उसके बाद जो लोग सांसद रह लिए, जो लोग विधायक रह लिए, जो लोग मुख्यमंत्री रह लिए, उन्हें पता ही नहीं है कि नियम क्या है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, चुनाव आयोग कुछ और कहता है, राजनीतिक पार्टियां कुछ और कहती हैं। जब वो सत्ता में रहती तो उनके लिए नियम अलग होता है, जब वो विपक्ष में होती तो नियम अलग हो जाता है। ये कंफ्यूजन है ऐसा, या आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस वाकई में कम होने चाहिए? आपको लगता है ये सब पॉलिटिकल माइंडसेट चेंज करने के लिए खेलते हैं, पता सबको सब है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, पता सबको सब है। पहली चीज, आपके शब्द चुरा के बोल रहा हूं। दूसरी चीज, निश्चित तौर पे ये सही नहीं है इस तरीके का जो कि अपरेंट दिख रहा है। जिस तरीके से आपसे मैंने कहा कि कल भी हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे, तो अपरेंटली एक टेक्निकल बिना पे जस्टिस होनी तो चाहिए, होती हुई दिखनी भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पुराना नियम है
पुराना रूल है जिसको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमेशा अडॉप्ट करता है, वर्ड ओवर पूरे में अडॉप्ट किया जाता है। अपेरेंटली ये तो ऐसा ही हो गया ना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। ये इसी तरह की बात, भाई केस तो हमने डिसाइड कर दिया लेकिन पेशेंट द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। अरे ये नहीं है निर्णय। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे इस जो जुडिशियल सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है कि इस पंक्ति में जो सबसे नीचे व्यक्ति खड़ा है उसको भी न्याय मिले। अब सबसे नीचे वाले व्यक्ति का क्या होता होगा? बड़ी दुखद मन से मैं ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। और आपने मुझे देखा है, मैं हमेशा जुडिशरी के नियमों को, जुडिशरी के द्वारा किए गए निर्णयों को आपके सामने पेश करता रहा हूं और किस तरीके से हम करते हैं। लेकिन ये आज मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जैक्ट चीज शब्द में निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि टेक्निकल रीजन से इस तरह के निर्णय को उड़ाना का समर्थन हो जाना, और एक व्यक्ति जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है। भाई कांग्रेस के अगर 61 वोट हैं जो हमने एनालिसिस कल किया था और 58 वोट्स की आवश्यकता है, तो प्राइमा फेसी देखिए जो प्रैक्टिस होती थी, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस क्या होती थी। यहां पे 2 सीटें बीजेपी की थी, 1 कांग्रेस की थी, 2 उनके कैंडिडेट होते थे, 1 कांग्रेस का। यही हमने प्रैक्टिस देखी है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि नियमानुसार कोई किसी और व्यक्ति के खड़े होने में कोई मनाही नहीं है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लीजिए किस तरीके से कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो मैं इस निर्णय का क्रिटिसिज्म करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत साफगोई आपकी रहती है, बिल्कुल मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन संजय चड्ढा जी, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता ने माननीय कोर्ट को लेकर के, अदालतों को लेकर के भी कहा है कि सब जो है चोरी हुई है और इसमें राज्य, केंद्र, चुनाव आयोग और अदालतें भी मिली हुई हैं। क्या आपको लगता है उनके ऊपर डिफेमेशन का केस की जो बात की जा रही है, क्या आपको लगता है लीगली एक्सेप्टेड होगा या कोर्ट इसको बड़े दिल से देखेगी, या आपको लगता है दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं? क्या होने जा रहा है? दोनों चीजें हैं। कोर्ट इसको बड़े दिल से भी देख सकती है कि भाई व्यक्ति जो दुखी हुआ है उसने दुखी मन से ऐसी बात की, ये भी होता है कई बड़े बड़े नियमों में हमने कई जगह। बल्कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लंदन में एक केस था, वहां पे जज साहब ने कुछ डिसाइड किया, तो एक पत्रकार ने एक लिखा था लेख कि ये जो व्यक्ति है, ये जज के विषय में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस तरह की चीज लिख दी थी। तो जज साहब ने, देखिए ये है वो बड़ा उदार हृदय, उन्होंने लिखा था, मुझे जज केस का नाम याद नहीं, उन्होंने कहा था कि कई बार जो है कितनी अच्छी बात करी मेरी एज के हिसाब से, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ही हैड सेड, और उस चीज को उन्होंने लाइटर नोट पे छोड़ दिया। तो ये निश्चित तौर पे दिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इस तरह की भाषा सही मायने में गलत है, मैं उसका परजोर विरोध करता हूं, लेकिन न्यायालय इन चीजों को कई बार लाइटर नोट में लेता है। ठीक सर, मैं जल्दी अपराजिता जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाता हूं, दिग्विजय सिंह हरीश चौधरी वाला वो वीडियो दिखाता हूं। जल्दी से जरा मेरे अपने पीसीआर से दरख्वास्त है, वो वीडियो को फुल स्क्रीन करके एम्बियंस के साथ सुनाइए, क्या हुआ था जरा फुल स्क्रीन के साथ। पीसीआर इसे फुल स्क्रीन कर लें कृपया कर। बताता हूं, ये अपराजिता जी देखिए, ऐसा तो नहीं है हर चीज के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, कुछ मामलों में आप लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके एक नेता ने जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम आया उन्होंने खुलकर के मुखालफत कर दी। रामकिशोर दोगरे ने विधानसभा में क्या कुछ कहा आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है, वो चीजें छिपाई नहीं जा सकती। ये मंच पर जब ये हाल है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं, हरीश चौधरी उनको रोक देते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और गुस्सा करके फिर हाथ जोड़ लेते हैं कि ठीक है आप ही देख लीजिए, वो कहते हैं हम संभाल लेंगे, आप चुपचाप बैठिए। ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, आप लोग इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं कर सकते? आप ये हमेशा हर चीज पर बीजेपी ही जिम्मेदार है। पार्टी के अंदर अगर कोई नाराज है तो बीजेपी जिम्मेदार, पार्टी में नेताओं की नहीं पट रही तो बीजेपी जिम्मेदार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी जैसे लोग अगर जीतू पटवारी को खुल करके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी जिम्मेदार। कुछ चीजें तो आपको भी करनी होगी, आपने भी बीजेपी से सीख लिया कि हर चीज के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं।
तो आपके लिए भी मिल गया कि अब हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, संजय चड्ढा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सही कहा, जस्टिस शुड बी डन, जस्टिस सर्वोपरि है और न्याय होना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात आती है, देखिए हम कभी नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, रादर देन हाँ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है महंगाई के लिए। भारतीय पार्टी जिम्मेदार है कि वो बात करती है विकास का और काम करती है ध्रुवीकरण का। आज देश में जो हालात है, हाँ भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। और ये राज्यसभा का चुनाव जो था उसमें कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक एकजुट था, तभी भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई और उन्हें गलत तरीकों से हथकंडे अपनाकर साजिश रचकर मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म रिजेक्ट करवाना पड़ा। अरे कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक एकजुट था, तभी तो भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है, ये मोदी जी की स्ट्रैटेजी है कि विदेश नीति फेल तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार, महंगाई तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार, महिला अत्याचार तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार। पर हमारी ऐसी बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, वरिष्ठ नेता है, हमेशा उन्होंने जीतू पटवारी जी का साथ दिया है, बल्कि उन्होंने हमेशा यंग ब्लड को पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे किया है। जब दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया कि क्या अब मीनाक्षी नटराजन जी जा रही है राज्यसभा में, आप नहीं जाना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने बहुत कर लिया, पार्टी ने हमको बहुत दिया है, हम चाहते हैं गांधीवादी चेहरा मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में नारी शक्ति का प्रतीक ये दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो आप बता रहे हैं, जो हरीश चौधरी ने दिग्विजय सिंह को कहा वो नहीं बता रहे हैं मैडम। क्या बात हो रही है अपराजिता जी? दिग्विजय सिंह जी को हरीश चौधरी ने क्या कहा, जी और दिग्विजय सिंह मूलचंदानी जी ने क्या कहा, अगर उनकी कोई रामकिशोर दोगरे ने क्या कहा, ये तमाम चीजें क्यों नहीं आप बात करते? 2.5 लोगों की बात सुनी जाती है। नहीं, एक नहीं है ना, ये लगातार पूरी सीरीज है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। आप अपने परिवार में बैठते हैं तो क्या मतभेद नहीं होते, क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होती है? ठीक है, स्वाभाविक है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोगों की बातें सुनी जाती है, इमरजेंसी नहीं है। तो फिर क्यों निकाल, फिर मूलचंदानी जी को क्यों निकाल दिया? फरमान आ जाए और इंदौर के पूर्व, ऐसे कांग्रेस पार्टी नहीं चलती। इंदौर के इतने बड़े नेता को क्यों निकाल दिया? फिर लोकतंत्र था तो उनको बनाए रखते पार्टी में, निष्कासित कर दिया 5-6 साल के लिए आपने, मैंने सुना है, सही सुना है ना? देखिए लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र तो है, जवाबदेही भी तय करनी होती है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं जवाबदेही भी तय करनी तो जवाबदेही केवल नीचे के नेताओं की तय होगी, जो लगातार इस तरह के ब्लंडर्स किए जा रहे हैं प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। सत्य आगे आए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे भी सवाल करता हूं, जरा वो ग्राफिक्स पीसीआर चलाइए जो अभी आपने कुछ देर पहले चलाया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर के जो सवाल आपने आपसे थोड़ी देर पहले चलाए थे वो चलाइए। झारखंड के एक कैंडिडेट का जिक्र होता है, इससे पहले जो चलाए गए थे झारखंड के कैंडिडेट के, वो मैं चाह रहा था। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वहां पर किस कदर, एक मिनट अपराजिता जी, उसी सवाल पर हूं अपराजिता जी, पूरा दर्शकों को समझाने दीजिए। दूसरा चलाइए जिसमें फोटो के साथ ग्राफिक्स है। मैं झारखंड के कैंडिडेट का डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे बात करता हूं। उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी, एक्सेप्टेड, उनको टाइम दे दिया गया, ठीक कर लो। उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरशिप जो है वो चुराई, एक्सेप्टेड, उनको टाइम दे दिया गया, ठीक कर लीजिए। ऐसे 5 बिंदु थे जिन पर आपत्ति हो सकती थी सर, तो ये तो गलत बात है ना? कानून की नजर में तो सबको समान होना चाहिए, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है गलत हो रहा है। अविनाश जी, झारखंड में सबसे पहले बात तो 2008 में भी वे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, और उनके प्रस्तावक कौन थे? यही झामुमो जो अभी कांग्रेस की समर्थन कर रही है। और उसके बाद में जब वो राज्यसभा गए थे तब तो वाईएसआर जो कांग्रेस की सपोर्ट है उन्होंने सपोर्ट करा था उनको। तो मुझे लगता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उसके बाद में त्रुटि किस स्तर की है वो भी तो देखना आवश्यक है। अगर उनको लगता है कि उनकी त्रुटि सुधारने योग्य है तो उन्होंने उसके लिए आगे बढ़े। इसीलिए मैंने कहा कि 2024 में जब भीमपुर में देवाशीष जी प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, क्यों कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि उनका जो है नामांकन निरस्त करवा दिया था? क्यों नवंबर 27-2021 में नीलगिरी में एस गुरुमूर्ति उनके फॉर्म 21 और 22 में अलग अलग जानकारी हुई थी, उसको प्रदर्शित करके उनका क्यों नामांकन फॉर्म निरस्त करवा दिया था? तो एक तरफ तो आपने जिस तरह के नामांकन पत्र निरस्त करवाए उसकी एक लंबी फहरिस्त है, और भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी जी और दिग्विजय सिंह साहब वाला जो विषय, और उसके पूर्व में आपने आरएसएस के लिए कहा था, तो मुझे बताइए ना, पंत साहब को, गिल साहब को, सेशन साहब को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात चुनाव लड़ा गए, मंत्री पद महत्वपूर्ण पद दिए गए, और उसके बाद में वो कौन सी पार्टी
पार्टी को संबंधित कर रहे थे, आप आज आरएसएस की बात करते हैं। उसके बाद में कैलाशनाथ वंचू, वो तो वकील भी नहीं थे भाई, कानून के जानकार भी नहीं थे, उसके बाद भी इंदिरा जी ने उनको सपोर्ट कर जो है जज बना दिया। उसके बाद में जस्टिस मेहरुल इस्लाम, कानून का किस तरह डॉक्टर से प्रेमव्यास जी, आप खिलवाड़ इतिहास बहुत बताते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए इतने नियम, ना आप ये बताइए ना, अभी जो पांच पॉइंट है, अपराजिता जी एक मिनट, 5 पॉइंट है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, तब कानून सही है, तब ठीक है सब, क्योंकि वो बीजेपी का कैंडिडेट है। रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे कौन होता है अभिलाष जी? विधानसभा का सचिव होता है, वहां पर सरकार किसकी है, कौन तय करेगा? मैंने आपको फैसले के साथ में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 2013-14 का रिसर्जेंट इंडिया वाला मामला, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ही फैसला लेगा, सेक्शन 36 में लिखा है, तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके बेसिस पे उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन जहां पर मैंने जो 27/2021 की बात करी या 2024 की बात करी, वहां पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा निरस्त किया गया। इस बात को भी तो उल्लेखित कीजिए। एक तरफ आप अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 2 से 3 जगह पे जहां पर्चे निरस्त हुए हैं उसको भी प्रदर्शित करना चाहिए। और ये कांग्रेस की आंतरिक पीड़ाने में तेलंगाना में जहां से खबर आई है, मुझे बताइए वहां किसकी सरकार है? तो वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के क्यों नहीं दिया कि ऐसा कोई प्रकरण हमारे विचार में नहीं है, या मीनाक्षी जी उस प्रकरण में जो है किसी भी तरह के सहभागीदारी उनकी नहीं है, या वहां से अगर जानकारी आती है तो इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पे थोड़ी ना दे सकते हैं। आपकी सरकार, आपके लोग वहां से जानकारी प्रदत्त करते हैं। यहाँ जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी जी के बीच में नहीं बनती है। दिग्विजय सिंह साहब खुल के बोलते हैं कि केसी वेणुगोपाल साहब के पास पहुंचने के बाद में जीतू पटवारी जी पदोन्नति करवा लेते लोगों की। ठीक है, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ बात कर लीजिए। ना ठीक है डॉक्टर, ना अभी हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, अब हो गया। मैं जल्दी से प्रवीण जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। प्रवीण जी, मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में क्या लगता है कि झारखंड में कैंडिडेट जो था बीजेपी का था, मंत्री के डाकू से संबंध है? अपराजिता जी, बस ठीक है। मेरा सवाल प्रवीण जी है कि क्या झारखंड का जो मैटर है उसको देख करके ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है फेयर प्ले नहीं हुआ है कानून में, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के पास टेक्निकल ग्राउंड था कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है, तो वहां पर एक एज उनको मिल सकता था, और वहां पर तो सीधे तौर पर दिख रहा था कि उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरशिप की बात छुपा ली, यानी संपत्ति का ब्यौरा छुपा लिया। उन्हें टाइम दे दिया गया, उनसे कहा कि आप फिर से भर दीजिए फॉर्म, और वो चीजें उन्होंने कर लिया। ठीक, उनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी, तमाम चीजें थी। तो ये लग रहा है ऐसा प्रथम दृष्टया, लोगों के मन में ये वहम है। आपको क्या लगता है, ये वहम ठीक है या नाजायज है? नहीं, कहीं ना कहीं विरोधाभासी तो है ही, दोनों प्रकरण की तुलना हम करें। लेकिन ये मैं संजय चड्ढा जी से भी जानना चाहूँगा कि क्या फॉर्म में ऐसा भी कोई एक कॉलम होता है कि जिसमें ये बताना होता है कि कोई शिकायत भी चल रही है आपके खिलाफ, तो उसकी भी जानकारी देना है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो लूप पॉइंट है ही, और एक मुद्दा डमी कैंडिडेट का भी है कि क्या डमी कैंडिडेट होता तो ये स्थिति नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि विवेक से अपने झारखंड में प्रमुख सचिव ने अवसर दिया, और इसके पहले कई लोगों को अवसर दिया, लेकिन क्या ये जो बड़ी चूक है जो हलफनामा के साथ दी गई है और कोर्ट में इन्हें जवाब दे दिया, उनको संज्ञान में था कि उनके विरुद्ध मामला है, अब वो आपराधिक है या नहीं है वो एक अलग बहस का विषय। लेकिन क्या फॉर्म में ऐसे कोई कॉलम है जिसमें ये भी देना पड़ता है कि क्या सामान्य शिकायत या कोई शिकायत चल रही है उसकी भी जानकारी देना है? संजय जी प्लीज क्लियर कीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 33 में और सब क्लॉज 1 में 2 सब क्लॉजेज हैं उसके, जो एफिडेविट देने के लिए कहते हैं। पहला सब क्लॉज ये कहता है कि जहां पे किसी क्रिमिनल मैटर में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है और वहां पे 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा है, तो आपको उसके बारे में बताना है। और दूसरा, जहां पे आपको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हुई है। तो एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, लॉ में साइलेंट है। भाई साहब ने पूछा मुझसे तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लॉ में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई केस चल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एक बड़ी छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर मुझे मालूम है कि कल अभिलाष जी ने खड़ा होना है चुनाव में, मैं इनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दूंगा ना। बैठ गए, कंप्लेंट करने से नहीं है, चार्ज फ्रेम होना बहुत बड़ी बात बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ी बात आवश्यक है। और किसी भी व्यक्ति को गिराने के लिए तो सैकड़ों झूठी कंप्लेंट उसके बाद निरस्त हो जाएगी। अगर प्रवीण जी, निरस्त हो जाएगी अगर झूठी कंप्लेंट। मैं
हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा ठीक, हूं, ठीक, अगर ठीक, सर। विरोधी इतने सुदृढ़ होके ऐसा संगठित कार्रवाई करने का मन बना ले कि ठीक। भाई चुन चुन के जो जो खड़ा हो सकता है उसके ठीक। खिलाफ साहब एक क्रिमिनल मुकदमा कर देंगे, बढ़िया बढ़िया, हो सकता आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे डिफाइन किया संजय जी। और ये जो लूप होल्स होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, जो कहा है कि बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन अगर चीज नहीं है, तो फिर जो ताकतवर होता है, जो पावरफुल होता है, वो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। ये तो होता रहा है देश में, और जाहिर सी बात है कि ये कहीं अगर हो गया है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा उठा करके तो देश आज का किस स्थिति में पहुंचा है सब जानते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में होती थी तो वो उठा लेती थी, अब अगर बीजेपी में है तो अगर उठा रही है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। कानून को बदला जा सकता है और स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पर अब ये तो तभी होगा जब इसको लेकर के लंबा वक्त बीतेगा। फिलहाल तो कांग्रेस ने शायद लगता है सेल्फ गोल कर लिया, और इसमें थोड़ा सा अगर चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध लग रही है, जो प्रथम दृष्टया लोगों को ऐसा लग रहा है, और कोर्ट ने उसको नहीं माना है क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर इसलिए लोगों के मुंह पर ताले भी लगते हैं, पर मन में सवाल उठते हैं तो उठ सकते हैं। लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अपराजिता पांडे जी, प्रवीण जी, संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।